मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकसी बरत रहा है। रैंडम सैंपलिंग करवाई जा रही है। राज्य सरकार नई गाइडलाइन लाने पर भी विचार कर रही है। सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। उनका कहना है कि इस बारे में गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है ताकि किसी के जान माल का नुकसान न उठाना पड़े। अभी हम लगातार उसके लिए रैंडम टेस्ट करवा रहे हैं और साथ ही जो टेस्ट है उसको 25,000 पर डे हमने करने का निर्णय लिया है। उस पर हम हर प्रकार से पूरी निगरानी रखे हुए हैं। हमने 1 हफ्ते का समय लिया था बीच में समीक्षा की, फिर हम उच्च स्तरीय उसकी समीक्षा करने वाले हैं और जान माल की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा नए वेरिएंट्स को लेकर वो उस काम हम करेंगे। देहरादून में आयकर विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सुबह 7 बजे साइक्लोथॉन की शुरुआत की गई। बतौर मुख्य अतिथि साइक्लोथॉन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश पश्चिमी एरिया एवं उत्तराखंड प्रभार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त शिशिर झा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान आयोजित साइक्लोथॉन में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही मुख्य आयकर आयुक्त देहरादून विपिन चंद्र ने मुख्य और विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हमारे उत्तराखंड की और देहरादून की 6 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने जो है इसमें भाग लिया। उस प्रतिभागियों में हमारे आयकर विभाग की 2-3 महिलाएं भी थीं और बाकी ONGC और शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों से महिलाएं आई थीं। और ये जागरूकता अभियान हमारा साल भर चलता रहेगा, कभी साइक्लोथॉन के रूप में और कभी अन्य स्पोर्ट्स या अन्य एक्टिविटीज़ के रूप में। आज हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं से विभाग के अलावा ONGC इत्यादि कई संस्थाओं से पार्टिसिपेंट्स, करीब 60 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया और ये रैली 14 किलोमीटर की रैली होगी और इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, खास करके हमारे एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना युवाओं में और सब लोगों में। इसका उद्देश्य यही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्वीकृत होने पर मंगलवार को डोईवाला के एक स्थानीय वेडिंग पॉइंट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्वीकृत होना डोईवाला विधानसभा के साथ साथ प्रदेश के लिए भी बेहद ही सम्मान और गौरव की बात है। इससे जहां एक और लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहीं उससे बड़ी चीज ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ लॉ की उच्च स्तरीय शिक्षा भी मिल पाएगी। मैं समझता हूं कि ये क्षेत्र के लिए तो है ही, लेकिन ये पूरे स्टेट के लिए एक सम्मान का विषय है, गर्व का विषय है कि हमारी स्टेट में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। इससे जहां स्थानीय लोगों को तमाम रोज़गार के अवसर मिलेंगे, लेकिन मैं उससे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि बच्चों को अच्छी किस्म की शिक्षा यहाँ पर मिलेगी। एक उच्च स्तरीय शिक्षा यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर मिलेगी। अभी हमारे बच्चे लॉ की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं बड़ी संख्या में, तो यहाँ की तैयारी करें, यहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है तो एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिलेगी। ऋषिकेश शहर में मौसम का मिजाज ठंडा होते ही नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया। महापौर अनीता ममगाई ने मंगलवार की शाम को 4 धाम बस टर्मिनल कंपाउंड स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई निरीक्षकों को साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखी महापौर ने इसके पश्चात त्रिवेणी घाट के रैन बसेरे का भी जायजा लिया। साथ ही महापौर ने जल्द ही शहर के तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था करवाने के निर्देश भी दिए। जिस प्रकार से कि पहाड़ों पे हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ऋषिकेश में भी ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है और यहाँ पे अनेकों यात्री ऐसे हैं जो कि आते हैं, बेसहारा हैं, बेघर हैं। वो लोग सड़कों पे खुली छतों पे सोने के लिए मजबूर रहते हैं। तो गर्मियों के टाइम पे तो जैसे कैसे चल जाता है, लेकिन सर्दियों में विशेषकर उनका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पे किसी को ठंड की वजह से परेशानी ना हो। तो आज हमने यहाँ पर संयुक्त बस अड्डे पर औचक निरीक्षण करा। यहाँ पे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं कर्मचारी, उन्होंने पूरी व्यवस्था रजाई गद्दों की सही सुखा के बिल्कुल साफ़ सुथरे और रजाई गद्दे यहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारा त्रिवेणी घाट पे भी जो रैन बसेरा है उसका भी निरीक्षण किया, वहाँ पे भी व्यवस्थाएं ठीक है।
पिथौरागढ़ के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। बैठक में पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की कुल 6 विधानसभाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति साझा की। ये विभिन्न कार्यक्रम है। चुनाव आचार संहिता से पहले हम इन कार्यक्रमों को पूरा करने वाले हैं। इस बीच में हमारे कुछ सम्मेलन और कुछ सभाएं, छोटी बड़ी सब ये भी होने हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी कुमाऊं में होना है, उसके लिए भी तैयारी है। गृह मंत्री जी का भी होना है। अन्य हमारे वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। तो यानी एक माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी जी की रैली में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत थी कि हम 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की घबराहट, कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह, ये सब चीज हमें कहीं ना कहीं एक उत्साहित हमारा कार्यकर्ता इस रूप में है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत पीआरडी जवानों ने मंगलवार को काला फीता बांधकर अपना विरोध जताया। इस दौरान पिथौरागढ़ के विकास भवन में पीआरडी जवानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पीआरडी जवानों ने सरकार से समान कार्य समान वेतन के साथ ही 365 दिन रोजगार देने की भी मांग की। 3 सूत्री मांगों के लिए हमने पहले भी जुलूस निकाला था, मगर सरकार ने हमें अनदेखा कर दिया है। कोविड में हमारे जवानों ने भी ड्यूटी करी है। जहां माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते थे, वहां फिर भी हमारे जवानों ने काम कराया है। सरकार ने हमारे साथ वहां पे भी सौतेला व्यवहार कराया है। सबको पुरस्कार धनराशि दी है। हमें एक प्रशस्ति पत्र तक नहीं मिला है, जबकि हमारे जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ ड्यूटी करी है कोविड में। हमारी मांगों की हमारी तरफ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? इसीलिए हम काला फीता बांध के आज विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जुलूस नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ हैं हम। हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार क्यों होता है? एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपद पौड़ी समेत प्रदेश भर में सभी एनएचएम कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। पौड़ी में विभिन्न पदों पर 300 से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी सेवारत हैं। एनएचएम संविदा कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य समान वेतन और 60 साल तक सेवा का अवसर समेत हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हम लोगों ने काम किया है ना। पुरस्कार के बदले हमें तिरस्कार मिल रहा है। न कोई सरकार में हमारी बात सुनने को तैयार है, न कोई जो है हमारे जो मांगे हैं उनको सुनने को तैयार है। तो हमारी मांगे बहुत बड़ी तो है नहीं। इतनी महंगाई काल में जो है, अगर हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर हम 60 साल की जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमारी उम्र 50-60 मतलब 50-45 ऐसे हो चुकी है, कार्यक्रमों में दे चुके हैं। अब हम दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, तो जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं, तो कोई हमारा हक है ये मांगना? नहीं, देखिए, अब हम पीछे कदम नहीं खींचेंगे और न हम रुकने वाले हैं, क्योंकि ये तो डराने वाली बात है। भाई, हमें हमारे अधिकार, हम कोई अलग लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, हक मांग रहे हैं। कोविड में जो है रात दिन काम किया हम लोगों ने, और अभी भी कर रहे हैं। कोविड में हम कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके से जो है बिल्कुल ही अनदेखी हो रही है। सबको देखा जा रहा है, केवल एनएचएम वालों को नहीं देखा जा रहा है। तो इसलिए हम हड़ताल जारी रखेंगे। ये देखो, प्रभाव तो कोई भी अगर हमारा कर्मी कार्य बहिष्कार पे जाता है तो उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है निश्चित रूप से। लेकिन तब भी हम लोगों ने अपने स्तर पे जितने भी हमारे जो है चिकित्सालय हैं, वहाँ जितने हमारे इंचार्ज हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन सबको हमारे यहाँ से निर्देश जारी हो गए और पूर्व में उनको अवगत करा दिया गया था कि ये लोग कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रखी है। जो हमारे अन्य कर्मी हैं वो दिन रात कार्य करेंगे, लेकिन जो है अपना जो भी इन लोगों द्वारा जो कार्य किया जाता था तो उसका कोई आम जनता पे प्रभाव ना पड़े, हम लोगों ने अपनी उसके लिए तैयारी पूरी करी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने लालकुआं तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जाना और अनुसूचित जाति के लोगों के बनाए जा रहे प्रमाण पत्रों के बारे में भी जानकारी जुटाई। वहीं उन्होंने तहसील स्थित आधार कार्ड सेंटर, ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर, निर्वाचन कक्ष का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण का मेन मकसद था कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों के प्रमाण पत्र क्या समय पर जारी हो रहे हैं अथवा नहीं। तो हमने तहसील कार्यालय का पूरा निरीक्षण किया, तो यहाँ पर 100% लोगों के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा काम है तहसील लालकुआं का। और साथ में
जो अन्य वो हैं लोगों के खाता खतौनी है, वोटर आईडी हैं और राशन कार्ड का काम है, इस पर भी काम चल रहा है लाल कुआं में। तो कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन लंबित नहीं पाई गई। जौनसार बाबर और रवाई इलाके में दीपावली के ठीक 1 महीने के बाद पहाड़ी दीपावली मनाई जाती है। जौनसार बाबर में इस पर्व की शुरुआत पारंपरिक गीतों के साथ होती है और देखते ही देखते ये अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। 5 दिन से लंबी अवधि तक ये कार्यक्रम चलता है। अमावस से 1 दिन पहले विमल की लकड़ी से मशालें बननी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं मशालों को जलाकर दीपावली का शुभारंभ किया जाता है। 5 दिनों तक ढोल दमाओं की थाप पर ग्रामीण इस त्योहार को मनाते हैं। ये परंपरागत तरीके से रवाई, जौनपुर, सिरमौर, जौनसार बाबर में पौराणिक उससे ही इसका कोई लिखित इतिहास तो नहीं। हम यही कह सकते हैं कि देश में जब दीपावली, रामचंद्र जी जब अयोध्या में आए, जब देश में दीपावली मनाई तो शायद यहाँ जंगल नदियों की वजह से या हमको सूचना नहीं मिल पाई या कोई देर से हमको इसका पता लगा, तो शायद उसी हर्ष उल्लास में हमने भी करीब 1 माह बाद उस दिवाली को मनाना चाहिए। इस समय जो है फसल वगैरह कार्य जल्दी से जल्दी अपना निपटा करके वो चाहती हैं कि इस उत्साह से इस त्यौहार को मना पाएँ। दिवाली यहाँ पर 1 महीने बाद मनाई जाती है, तो उसके पीछे बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कि यह दिवाली 1 माह देर से क्यों मनाई जाती है। तो जहाँ तक कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई यहाँ संभवतः खबर देर से पहुँची हो, इसलिए ये त्यौहार देर से मनाया जाता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहाँ महासू महाराज की कृपा सभी क्षेत्रवासियों पर बनी हुई है और महासू की स्तुति वंदना करने के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं।